चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। देखिए बहुत ही सिंपल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे लास्ट चैप्टर है। कायदे से बच्चों ये चैप्टर आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल चीजें, एकदम प्लेन इंग्लिश का टेक्स्ट जिसको आप बोल सकते हो, इतना सिंपल ये चैप्टर है। आइए देखते हैं। तो देखिए एजेंट होता कौन है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने पास रखते हैं कि वो आपके बिहाफ पर कोई काम करे तो वो आपका क्या बन जाता है, एजेंट। A person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third person। और जो पर्सन उसे एम्प्लॉय करता है, जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एजेंसी, की एजेंसी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि अ पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल। क्या किसी उस व्यक्ति के एक्ट से प्रिंसिपल बाउंड हो रहा है। मतलब सपोज ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, और ए जो है अगर एजेंट है सी का, ठीक है, अगर ए एजेंट है सी का, तो वट एवर द एक्ट्स ए विल डन विद इन द अथॉरिटी, सी उससे क्या हो जाना चाहिए, बाउंड हो जाना चाहिए। एंड ही कैन एस्टेब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, बट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन सी एंड बी। मतलब चाहे कॉन्ट्रैक्ट बी ने ए के साथ किया है, लेकिन यहां पर बी सी को या सी बी को स्यू कर सकते हैं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एंटिटीज एंटाइटल देम टू स्यू ईच अदर, एक दूसरे पे केस करना। तो अगर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ही एस्टेब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन इस पे आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एजेंसी। देखिए रूल ऑफ एजेंसी जो है एक लैटिन मैक्सिम है, क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। क्या मतलब है इसका, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज एक्टिंग हिमसेल्फ। अगर आप अपने एजेंट के थ्रू कोई काम करवा रहे हो तो एक तरह से आप खुद ही काम कर रहे हो। तो ये लैटिन मैक्सिम इसके पीछे काम करती है, ठीक है। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैटिन मैक्सिम तो नहीं पूछी जाएगी लिखने के लिए, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो आपने देखा एजेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टेस्ट ऑफ एजेंसी और रूल ऑफ एजेंसी कौन सी लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है। फटाफट इसे नोट करिए। चलिए बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट की। सबसे पहले कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है, पर्सन क्वालिफाइड टू अपॉइंट एजेंट। कोई भी मेजर या साउंड माइंड का पर्सन अपना एजेंट रख सकता है, माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन अपना एजेंट नहीं रख सकता। अब एजेंट किसको रखा जा सकता है, तो पर्सन हु मे बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, कोई भी व्यक्ति को आप एजेंट बना सकते हो एक्सेप्ट द माइनर एंड अनसाउंड माइंड। देखिए माइनर या अनसाउंड को अगर आप एजेंट बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसकी किसी भी मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंट के लिए आप उसे लायबल नहीं बना सकते। आप एक तो ये नोट करिए, माइनर कैन बी एजेंट बट if the agent happens to be a person incapable of contracting, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, then the principal cannot hold the agent liable in case of his misconduct or where the agent has been negligent in performance of his duty। अगर वो कोई मिसकंडक्ट करता है, नेग्लिजेंट करता है, तो आप उसे लायबल नहीं बना सकते। आप ये एग्जाम्पल एक बार रीड करिएगा। देखिए उसके बाद कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी। जब आपने मेरे साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, हमने देखा था एक्सेप्शंस में कंसीडरेशन कहाँ नहीं चाहिए तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो एजेंसी के केस में हमने देखा था कंसीडरेशन नहीं चाहिए होती, वही बात यहाँ रिपीट है, नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट द एजेंसी। ठीक है, देखिए जितना आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना नोट करना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। चलिए बात करेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी की। तो देखिए जो एजेंसी है वो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट से हो सकती है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट कैन बी वर्ड, स्पोकन और रिटर्न। देखिए जरा, एक्सप्रेस अथॉरिटी गिवन बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, ए इज रिजाइडिंग इन दिल्ली एंड ही हैज अ हाउस इन कोलकाता। ए अपॉइंट्स बी बाय अ डीड कॉल्ड द पावर ऑफ अटॉर्नी एज ए केयर टेकर ऑफ हिज हाउस। एजेंसी इज क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इम्प्लाइड क्या होती है, व्हेन इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग। जैसे if a person realizes rent and gives it to the landlord, he impliedly acts for the landlord as an agent। Suppose Mr. A ने किसी को रखा हुआ है, Mr. X को कि आप जाओ मेरे बिहाफ पे जितने भी किराएदार हैं, टेनेंट्स हैं, उनसे रेंट लेके आओ, तो बाय डिफॉल्ट Mr. X जो है वो क्या हो जाते हैं, एजेंट हो जाते हैं।
He owns a shop in Sirampore, living himself in Kolkata and visiting the shop occasionally. The shop is managed by B, and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of shop and of paying for them out of A's fund with A's knowledge. B has implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of shop. तो देखिए एग्जाम्पल करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ से करिए जितने मर्जी, लेकिन जो आपको मेन टेक्स्ट याद रखना है लॉ का, वो जितना मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उतना ही। समझ में आई बात? श्योर। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। तो देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या अथॉरिटी होगी, इमरजेंसी में क्या होगी, हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी सारी की सारी। बट अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है, द एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी वेदर एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड इज डिटरमाइंड द नेचर ऑफ द एक्ट, थिंग्स विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस एंड यूसेज ऑफ ट्रेड और बिजनेस। क्या सर इस पे क्वेश्चन आ सकता है? बहुत रेयर चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जो हमें डिस्कस करना है। आइए जरा, एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। देखिए अगर नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो एन एजेंट एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। मतलब जो भी लॉफुली नेसेसरी हैं चीज़ें करनी या यूजुअली एज पर द कस्टम ऑफ ट्रेड की जाती हैं वो सारी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज एम्प्लॉयड बाय बी। ए को बी ने एम्प्लॉय किया, रिसाइडिंग इन लंदन, मतलब बी जो है वो लंदन में रह रहा है। उन्होंने ए को अपॉइंट किया है, किस लिए अपॉइंट किया है? टू रिकवर डेट इन मुंबई। मुंबई में उन्हें कोई डेट रिकवर करनी है, उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने ए को अपॉइंट किया। तो ए क्या कर सकता है? कोई भी लीगल प्रोसेस जो जरूरी है लेना टू रिकवर डेट वो ले सकता है। टू रिकवर ए डेट मुंबई ए डेट ड्यू टू बी, ए may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering the debt and give a valid discharge for the same। तो ये लॉफुली, देखो अगर आपको डेट रिकवर करना है तो लॉफुली ये जरूरी है कि आपको उस पर केस करना पड़ेगा, ये थोड़ा ना गुंडे लेके पहुंच जाओगे, वो लॉ परमिशन नहीं देता। ए कॉन्स्टिट्यूट बी एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ ए शिप बिल्डर। बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल्स एंड हायर वर्कमैन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। अब ए ने बी को एजेंट बना दिया कि उसका जो शिप बिल्डर का बिजनेस है वो देखो, तो ऑब्वियसली एज पर द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड वो टिम्बर भी परचेज करेगा, मटेरियल भी लेगा, लेबर फोर्स भी हायर करेगा, जो जो चीज़ें जरूरी है वो करेगा। तो दोनों पे एग्जाम्पल दे रखा है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द एजेंट कैन डू ऑल द लॉफुल थिंग्स नेसेसरी फॉर द पर्पस और यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस। देखिए यहाँ पर यही चीज़ थी, एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी, एवरी लॉफुल थिंग जस्टिफाइड बाय वेरियस कस्टम्स ऑफ ट्रेड। जो चीज़ यहाँ पर और सिंप्लीफाई करके दे दी, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। समझ में आई बात? तो कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, मैंने आपको बोला था भी आगे हमें यही डिटेल में पढ़ना है और आप देख सकते हैं। समझ में आई बात? अब इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले इमरजेंसी की सिचुएशन कब मानी जाएगी? इफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो माना जाएगा कि वो इमरजेंसी की सिचुएशन है। क्या? फर्स्ट कंडीशन है एजेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट प्रिंसिपल। एजेंट इस तरीके से फंस गया है कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एंड देयर इज कमर्शियल नेसेसिटी फॉर एजेंट टू एक्ट इमीडिएटली। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मिस्टर ए का एक शिप है जिसे मिस्टर बी लेके गए, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मिस्टर बी जो है वो कैप्टन है शिप के, गुड्स लेके जा रहे हैं वो। अब वो बीच में कहीं समुंदर में फंस जाते हैं और वो ऐसी जगह फंस जाते हैं, शिप ऐसी जगह खराब हो जाता है उनका जहां वो मिस्टर ए को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और शिप की मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। देयर इज अ कमर्शियल नेसेसिटी फॉर एजेंट टू एक्ट इमीडिएटली, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, माल आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इस केस के अंदर जो बी है वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर है एंड नाउ एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। तो मिस्टर बी एक्ट करेंगे बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ के अंदर, कि जो भी चीज़ ज़रूरी है मरम्मत करवानी वो करवाएंगे
एजेंट शुड हैव ऑप्टेड फॉर द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अंडर दैट सर्कमस्टांसेस। जो भी उस सिचुएशन के अंदर मोस्ट प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल हो सकता है वही एक्ट मिस्टर बी करे। एंड एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल, और उनके पास शिप तो है ही। तो देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी ये 5 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, कम्युनिकेट करने की पोजीशन में नहीं, कमर्शियल नेसेसिटी है, बोनाफाइड है, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल किया है। अब बच्चे एग्जाम में से अलग अलग पॉइंट बना के आ जाते हैं, गलत है वो, एक ही पॉइंट है ये। शुड हैव एडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन और मस्ट हैव द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ये 5 कंडीशंस में ही जो है एजेंट की अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वैलिड होगी। इसके एग्जाम्पल मत करिएगा, इतने अच्छे एग्जाम्पल इन्होंने नहीं दिए। जो मैंने शिप वाला एग्जाम्पल दिया आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 5 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। 5 कंडीशंस आपसे कई बार एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आपने देखा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या है, इमरजेंसी में क्या है, ठीक है। इसको फटाफट अच्छे से पूरा का पूरा जो है प्रिपेयर करिए, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए बात करते हैं अब सब एजेंट की। सब एजेंट क्या होता है, नाम से अपने आप में पता लगता है कि एजेंट ने जब अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज सब एजेंट। ए ने अपॉइंट किया बी को एज एन एजेंट, बी ने आगे सी को अपना एजेंट अपॉइंट कर लिया, तो सी विल बिकम द सब एजेंट। देखिए लॉ जो है सब एजेंट की अपॉइंटमेंट की जो परमिशन है वो नहीं देता। देखिए ध्यान से, सब एजेंसी रेफर्स टू अ केस वेयर एन एजेंट अपॉइंट्स अनदर एजेंट। द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट लॉफुल because the agent is a delegate and a delegate cannot further delegate। लॉ में जो डेलीगेटी होता है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है, इसलिए सब एजेंट जो है उसका अपॉइंटमेंट लॉफुल नहीं माना जाता। दिस इज बेस्ड ऑन द लैटिन प्रिंसिपल डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। ये लैटिन मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में गिवन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ऑफ ए फिड्यूशरी कैरेक्टर। फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है, ट्रस्टवर्दी। जो एजेंसी क्रिएट होती है ए और बी के बीच में वो एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है, और आप सब एजेंट अपॉइंट करके उसे कहीं ना कहीं ब्रोक कर रहे होते हैं। एक्सेप्शंस वेयर एन एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट। कहाँ सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट वुड बी वैलिड इफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड इट। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ए और बी के बीच में बनी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, उसी समय बी ने सब एजेंट के अपॉइंटमेंट की बात कर ली थी, या उसी समय बोल दिया गया था कि सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है, तो फिर वो वैलिड माना जाएगा। कस्टम ऑफ द ट्रेड में प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। ट्रेड जो आप कर रहे हैं, बिजनेस जो आप कर रहे हैं, वो कस्टम, उसमें काम करने का तरीका ही ऐसा है कि सब एजेंट अपॉइंट करना जरूरी है। जैसे शेयर मार्केट के अंदर आप देखें तो शेयर मार्केट के अंदर ब्रोकर होते हैं, और ब्रोकर जो है आगे सब ब्रोकर अपॉइंट करते हैं। हम लोग जो है किससे डील करते हैं, सब ब्रोकर के साथ। तो ब्रोकर आर द एजेंट्स, और उनके सब एजेंट्स होते हैं एक तरह से सब ब्रोकर्स। तो यहाँ पे कस्टम ऑफ ट्रेड, काम करने का तरीका ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते, लीगल माना जाएगा। Where in the course of agent's employment unforeseen emergency arise which makes it necessary for him to delegate authority। कुछ ऐसा हो जाता है एजेंट के साथ कि उसके लिए इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है कि वो अथॉरिटी डेलीगेट करे, तो वहाँ वो सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। देखिए एक्सेप्शंस आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। 3 एक्सेप्शंस हैं। अपॉइंट जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ड्राफ्ट हुआ था उसी में लिखा हुआ है, नेचर ऑफ ट्रेड ऐसा है, या अनफोर्सिन इमरजेंसी जो है एजेंट के साथ हो जाती है। जितना हाईलाइटेड है सिर्फ उतना पार्ट जो है आपको नोट डाउन करना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इसके बाद वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, बड़े ध्यान से देखिए, अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड पार्टी एज इफ सब एजेंट वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। अगर इन 3 सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको सब एजेंट अपॉइंट करना पड़ जाता है तो इट विल बी अ सिचुएशन लाइक उसे प्रिंसिपल ने ही अपॉइंट किया है, और सब एजेंट के एक्ट्स के लिए डायरेक्टली प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। मतलब ए बी सी, सपोज ये सब एजेंट है, ये डील कर रहा है थर्ड पार्टी से, और सब एजेंट का अपॉइंटमेंट जो है वो लीगल है, मतलब एज पर टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जो थर्ड पार्टी है, बड़े ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस तो क्या कहता है कि ए प्रिंसिपल और
प्रिंसिपल जो है थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड चीज, सब एजेंट के जितने भी एक्ट्स हैं उसको अपॉइंट किसने किया है? एजेंट ने। तो सब एजेंट्स के सारे एक्ट्स के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर वो कल दिन कुछ गलत करता है तो एजेंट will compensate to the principal. The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. The sub-agent is responsible for the acts to the agent but not to the principal except in case of fraud or willful wrong. Sub-agent जो है वो liable है agent के लिए, वो directly principal के लिए liable नहीं है, क्योंकि sub-agent के लिए जो principal है वो B है। भाई C का जो अपॉइंटमेंट है वो किसने किया है? B ने किया है। तो C के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो प्रिंसिपल जो है वो कौन है? B है। yes or no? तो जो सब एजेंट है ही इज लायबल फॉर एजेंट नॉट डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। समझ में आई बात? श्योर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सब एजेंट विद अथॉरिटी अपॉइंट किया गया तो थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब एजेंट सीधे एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और जितने भी सब एजेंट के एक्ट होंगे उसके लिए जो है एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। But where an agent without having authority to do so has been appointed by a person, एजेंट सब एजेंट अपॉइंट किया गया विदाउट एनी अथॉरिटी, बड़े ध्यान से देखिए, तो उस केस के अंदर एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन। मतलब विद अथॉरिटी अपॉइंट किया गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड पार्टी? फॉर थर्ड पार्टी प्रिंसिपल वॉज रिस्पॉन्सिबल, क्यों? विद परमिशन आपने अपॉइंट किया था। लेकिन विदाउट परमिशन अगर उसका अपॉइंटमेंट हुआ है सब एजेंट का तो उस केस पे एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा एज वेल एज फॉर थर्ड पर्सन। समझ में आई बात? प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट एज वेल एज सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना अंडरलाइन किया है देखिए, ये आप सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, उस केस में फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और इसमें आप ये जो अंडरलाइन किया है इसको नोट करेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे। समझ में आई बात? श्योर। ये यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ थोड़ी सी भी चीज़ें मुश्किल हैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखती हैं। ये हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं, उसी चीज़ का इन्होंने एनालिसिस दे रखा है। फटाफट इसको आप जो है नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की। बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन करनी है और ऑक्शन करने के लिए एक ऑक्शनर जो है अपॉइंट करो। मिस्टर ए ने मिस्टर सी को अपॉइंट किया फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्शन। तो यहाँ मिस्टर सी जो है ही विल बी कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। उनको हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बोलेंगे, ना कि सब एजेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ठीक है, बी ने अपॉइंटमेंट किया, बी का काम क्या है? मिस्टर सी को ढूंढना। फाइनली जो मिस्टर बी है वो उसका नाम, मिस्टर सी का नाम प्रपोज किया होगा उन्होंने मिस्टर ए को कि सर इन पे नॉलेज है, आप एक बार चेक कर लो और आप इनका अपॉइंटमेंट कर दो। तो पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एनजी विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो एजेंट जो है ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट एजेंट। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। उसका काम था अपनी ड्यू डिलीजेंस यूज करना, अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्ट करना, और जो एक बेहतरीन व्यक्ति हो सकता है उस काम के लिए वो ढूंढ के देना। यहाँ पर एजेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एट ऑल। मिस्टर सी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल towards A, and whatever the acts Mr. C will done with the third party, that will bound the Mr. A also. Substituted agents are not subagents, they are the agents of the principal. आप ये दो एग्जाम्पल एक बार पढ़िए जरा। While selecting a substitute agent, the agent is bound to exercise same amount of diligence as a man of ordinary prudence if he does so he will not be responsible for the acts or negligence of the substituted agent. अगर एजेंट ने सब्स्टिट्यूट एजेंट का अपॉइंटमेंट करते समय जो एक ड्यू डिलीजेंस चाहिए, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो एक बेसिक इंक्वायरी करनी चाहिए, वो इंक्वायरी करके सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का अपॉइंटमेंट किया है, तो फिर एजेंट किसी भी तरीके से उसके एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये करेंगे। ये एग्जाम्पल जो है आप एक बार रीड कर लीजिए। समझ में आई बात? तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या है और
सब एजेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। समझ में आई बात? तो ये जितना आपको हाईलाइटेड दिख रहा है प्लीज़ इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। इसके बाद डिफरेंस है सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट में, ये आपको अपने आप तैयार करना है। चलिए बात करते हैं रेटिफिकेशन की। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? टू अडॉप्ट। मतलब सपोज एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई एक्ट किया जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था, या बिना प्रिंसिपल की नॉलेज के कोई उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, तो कायदे से तो प्रिंसिपल किसी भी तरीके से ऐसे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सपोज ए ने अपॉइंट किया बी को, बी जो है वो एजेंट है, बट बी ने कोई भी टास्क किया आउटसाइड द अथॉरिटी। अब आउटसाइड द अथॉरिटी जाकर अगर बी ने कोई भी टास्क किया तो ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, बट ए चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकता है, मतलब उसको एडॉप्ट कर सकता है। और एडॉप्ट ये नहीं है कि सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए करेगा। अगर ए प्रिंसिपल जो है उसको एडॉप्ट करता है तो चाहे बेनिफिट हो चाहे लॉसेस हो, वो दोनों ही ए को बियर करने पड़ेंगे, और पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही रेटिफाई होगा। अब ये सब मैंने क्या बोला है इसको आइए समझते हैं एक बार। Where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown. Disown मतलब to avoid, या तो उसे अडॉप्ट कर ले या उसे अवॉइड करे। अगर अवॉइड करता है तो फिर बी अपने आप देखेगा, उसकी पर्सनल लायबिलिटी आएगी। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, इसके अंदर डिटेल पे जाने की ज़रूरत नहीं, अंदर ये खामखा अपना आप टाइम वेस्ट करेंगे। एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है, जैसे ए विदाउट अथॉरिटी बाय गुड्स फॉर बी। ए एजेंट है, उसने बी के बिहाफ पे गुड्स कर दिया, आफ्टर दैट बी सेल्स देम टू सी, और बी ने सी को बेच दी ऑन हिज ओन। तो अब यहाँ पर अगर ए ने गुड्स खरीदे विदाउट अथॉरिटी और बी ने उसे सी को बेच दिया, तो हेयर बीज कंडक्ट इम्प्लाइज अ रेटिफिकेशन ऑफ द परचेजेस मेड फॉर हिम बाय ए। तो उसका कंडक्ट ऐसा है जिससे पता लगता है कि ठीक है, इम्प्लाइडली उसने एक्ट को रेटिफाई कर लिया। समझ में आई बात? इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप पढ़िएगा अपने आप। रेटिफिकेशन ऑफ एन एक्ट ऑफ एजेंट विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट बाइंडिंग। ये क्या है, पढ़े एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए हैज एन अथॉरिटी फ्रॉम पी, ए जो कि एक एजेंट है, पी प्रिंसिपल है, उसके एजेंट पे अथॉरिटी टू बाय सर्टेन गुड्स एट द मार्केट रेट। ही बाइज एट ए हाई रेट बट पी एक्सेप्ट द परचेजेस। ए ने हाई रेट पे खरीदे बट बी ने कहा चल ठीक है कुछ नहीं होता। आफ्टरवर्ड्स पी कम्स टू नो दैट द गुड्स परचेज्ड बाय ए फॉर पी बिलोंग टू ए हिमसेल्फ। मतलब ए ने, एजेंट ने गुड्स खरीदे ही नहीं थे, उसने देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अपने ही गुड्स पी को चिपका दिए, ये बोल के कि मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ। तो यहाँ पर रेटिफिकेशन बाइंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि रेटिफिकेशन ऑफ एन एक्ट ऑफ एजेंट विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। एजेंट को ये डिस्क्लोज करना चाहिए था मैंने मार्केट से नहीं खरीदे हैं, ये मैं आपको अपने ही गुड्स दे रहा हूँ। तो अगर रेटिफिकेशन हुआ है ऐसे एक्ट का जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है तो वो बाइंडिंग नहीं है। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार करिएगा, ये वाला पॉइंट समझ में आई बात? तो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, सेकेंड पॉइंट आप ये लिखेंगे, एग्जाम्पल जरूर करिएगा इसका। थर्ड पॉइंट आपका इसके अंदर देखिए, बेटर है सिर्फ ये वाली लाइन करें, द प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज बेनिफिशियली टू हिम एंड रिजेक्ट द रेस्ट। ऐसा नहीं कर सकता। रेटिफिकेशन जो होगा वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का होगा। इसकी हेडिंग आप यही बना लीजिए, रेटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। अब ये क्या है, देखिए सपोज ए जो कि एजेंट है उसने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बी की कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो रेंट पे उसने दी। अब सी को जो है प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता, लेटर ऑन बी को पता लगता है, बी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करता है बट उसके अगेंस्ट वो मांगता है हायर रेंट। वो कहता है कि भैया ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पे जो रेंट है ए सी से 10,000 चार्ज कर रहा है बट आई नीड 15,000 रेंट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। When the interest of third party is affected, the principle of ratification does not apply.
समझ में आई बात? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल मत करिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। इसके बाद रेटिफिकेशन जो है रिजनेबल टाइम में होना चाहिए। कम्युनिकेट करना है आपको थर्ड पार्टी को एज वेल एज एजेंट को, तो पता ही लगेगा। एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड। इलीगल या वॉइड एक्ट्स को जो है रेटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये तो बड़ी जनरल कंडीशंस हैं। तो रेटिफिकेशन के अंदर जो 7 मेन पॉइंट्स हैं आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्रेस एम्प्लॉयड, एन एक्ट ऑफ एजेंट विदाउट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बाइंडिंग। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा था, वीडियो थोड़ा बैक जाके लिख लीजिएगा, रेटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पर्सन को इंजरी नहीं होनी चाहिए, रिजनेबल टाइम में होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और इट मस्ट बी वैलिड। इट शुड नॉट बी, द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी वॉइड और इलीगल। फटाफट करिए इसे। चलिए देखते हैं रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी वापस ले ली गई। तो 4 तरीके हो सकते हैं कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि भैया नमस्ते, अब आप हमारे एजेंट नहीं हैं, या एजेंट ने प्रिंसिपल को बोला कि भैया मुझे आपकी अब प्रिंसिपलशिप, अब आपकी एजेंसी मुझको नहीं चाहिए। एजेंट अगर टर्मिनेट करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिनाउंसिंग, और प्रिंसिपल अगर करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल ने रिवोक किया है। एजेंट जो है रिनाउंस करेगा, सरेंडर करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल पे छीनने का अधिकार है, इसलिए उसके लिए रिवोक वर्ड यूज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, जो टर्म था 5 साल 7 साल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, वो एक्सपायर हो गया, या प्रिंसिपल या एजेंट कोई भी अनसाउंड माइंड का हो गया, या डेथ हो गई। तो इन 4 केसेस में अथॉरिटी रिवोक हो सकती है, ठीक है। अब आइए जरा इससे रिलेटेड सारा लॉ देखते हैं। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए अगर एजेंट का इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, तो फिर एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। इफ द एजेंट हैज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, एजेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। लेकिन आप रिवोक वर्ड यूज करिए ना, आप रिनाउंस वर्ड यूज करिए, आप वर्ड यूज करिए टर्मिनेटेड। सेफर साइड। एग्जाम में आप इतना सोचने का वक्त नहीं होगा आप पे कि रिवोक कहाँ लगाना है, रिनाउंस कहाँ लगाना है, आप टर्मिनेटेड वर्ड यूज करिए, ठीक है। ये 2 सिंपल से एग्जाम्पल हैं, इसको आप रीड कर लीजिए एक बार। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखना उतना ही जितना आपको बता रहा हूं। व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, द प्रिंसिपल में रिवोक अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। मतलब बड़े ध्यान से देखिए, सपोज ए ने बी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पर परचेजेस करो 1 kg गोल्ड। बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। तो अगर बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर ए जो है एजेंसी रिवोक नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ए ने बी को बोला और बी ने अभी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया है, तो फिर ए के पास राइट है, वो रिवोक कर सकता है। लिखा ना, एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। समझ में आई बात? श्योर। देखिए इसमें बीच वाली लाइन नहीं लिखनी, जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, द एजेंट कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू द एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑथराइजेस बी टू बाय 1000 bales of cotton on account of A and to pay for it out of A's money remaining in B's hand. A ने B को बोला कॉटन खरीदनी है। B buys 1000 bale of cotton in his own name so as to make himself personally liable for the price. A cannot revoke B's authority so far as regard payment for the cotton. A ने क्या किया, B को अपॉइंट किया कि भैया कॉटन परचेज करनी है। B ने 1000 bales of cotton अपने नाम पे खरीद ली ताकि वो पर्सनली लायबल रहे। अब यहाँ पर क्योंकि B एक्शन इनिशिएट कर चुका है तो A जो है वो अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता। अगर पार्टली भी एक्सरसाइज हो गई है तो सिंपल सी बात है, वंस द एजेंट हैज यूज्ड द अथॉरिटी, वंस द एजेंट हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन, देन द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी। समझ में आई बात? कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी प्रिंसिपल रिवोक करता है या एजेंट रिनाउंस करता है तो क्या कंपनसेशन? तो देखिए, इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय ईदर प्रिंसिपल और एजेंट, सफिशिएंट कंपनसेशन शैल बी पेड बाय द पार्टी टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसमें क्या पढ़ाऊं मैं आपको, क्या नया है? आप देख रहे हैं एकदम लड्डू चीजें, आपको खुद दिख रहा होगा कि आप इतना लॉ पढ़ चुके, अब इसके अंदर एकदम लड्डू लड्डू चीजें, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये कुछ भी नहीं है।
नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन, अदरवाइज पार्टी इन डिफॉल्ट इज लायबल फॉर डैमेजेस। मतलब जो भी पार्टी, चाहे रिवोकेशन हो रहा है चाहे रिनंसिएशन हो रहा है, तो उसका नोटिस देना पड़ेगा, प्रिंसिपल एजेंट को दे या एजेंट प्रिंसिपल को दे, बट जो भी एजेंसी अपनी टर्मिनेट करना चाहता है वो एक दूसरे को नोटिस सर्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, इट केम इनटू इफेक्ट व्हेन द एजेंट और प्रिंसिपल एज द केस में बी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट सच टर्मिनेशन बाय अनदर पार्टी। मतलब ए ने सपोज नोटिस भेजा बी को कि भैया अब आप मेरे एजेंट नहीं हैं, तो ए वैलिड कब होगा? ये वैलिड तब होगा जब बी को उसकी नॉलेज हो जाएगी, बी को वो रिसीव हो जाएगा। ए डायरेक्ट बी to sell goods for him and agrees to give B 5% commission on the price fetched by the goods. A afterwards by letter revokes B's authority. B, after the letter is sent but before he receives it, sells the goods for 1 lakh. The sale is binding on A and B is entitled to 5,000 as his commission. क्यों? क्योंकि B को letter receive नहीं हुआ था। देखिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, और नॉलेज में तब मान लिया जाता है जब उसे रिसीव हो जाए। उसने रीड किया नहीं किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एटलीस्ट वो रिसीव होना चाहिए था। समझ में आई बात? ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, जो लिखा है सिर्फ उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जाम्पल आप 2 रीड कर लीजिएगा। और एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। तो अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो एजेंट की ड्यूटी क्या बनती है? तो एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सारे रिजनेबल स्टेप्स लेगा फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट जो भी उसको दिए गए हैं, जो भी उस पर अथॉरिटीज़ हैं, उसका किसी भी तरीके से मिसयूज़ नहीं करेगा, और प्रिंसिपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी लीगल हेयर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो भी रिजनेबल स्टेप्स वो ले सकता है वो लेगा। इसको आप यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी। द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम। अगर एजेंट को ही टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसके जितने भी सब एजेंट्स अपॉइंटेड हैं, चाहे वो विद अथॉरिटी हैं, विदाउट तो वैसे ही लीगल नहीं होता, विद अथॉरिटी हैं, तो उनका भी ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है। फटाफट, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको फटाफट एक बार जो है आप नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ एजेंट की। सबसे पहले, द एजेंट शुड कंडक्ट द बिजनेस विद स्किल एंड डिलीजेंस दैट इज जनरली पोजेस्ड बाय द पर्सन एंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस। तो जो एक कॉमन स्किल्स चाहिए बिजनेस करने के लिए, उन स्किल्स के साथ एजेंट जो है बिजनेस करे। ये नहीं है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से प्रिंसिपल को नुकसान हो। कुछ अंदर की चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें इतने एग्जाम्पल्स हैं उतने एग्जाम्पल्स आपको करने की जरूरत नहीं। एक सिंपल सा कोई भी एग्जाम्पल आप कर लीजिए बस। एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट सेल बी ऑन क्रेडिट। एक एजेंट है, उसने बी को उधार पे माल बेचा विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरीज, और उसने कोई इंक्वायरी बी की नहीं करी एज टू सॉल्वेंसी ऑफ बी, कि बी की क्या औकात है, वो पैसे दे पाएगा नहीं दे पाएगा। उसने बी को उधार पे माल बेच दिया। बी एट द टाइम ऑफ सच सेल इज इंसॉल्वेंट, और जब सेल की गई उस समय बी इंसॉल्वेंट था। ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस देयर बाय सस्टेन्ड। समझ में आई बात? इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, कोई एक आधा कर लो, रीड करना आप कर लो, बट ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। इसके बाद टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। देखिए, एजेंट जब भी प्रिंसिपल एजेंट से अकाउंट्स मांगेगा, ये एजेंट की ड्यूटी है कि ऑन डिमांड वो उसे अकाउंट्स दे, और सिर्फ अकाउंट्स नहीं देगा। रेंडरिंग अकाउंट डज नॉट मीन शोइंग द अकाउंट्स बट द अकाउंट्स सपोर्टेड बाय वाउचर्स। साथ में वाउचर्स भी, कि उसने ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया 500 का खर्चा होगा, उसका इनवॉइस भी होगा, वाउचर भी होगा, वो भी साथ में देना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ अकाउंट्स रेलिवेंट नहीं है, इट शुड बी सपोर्टेड बाय वाउचर्स। Agent's duty to communicate with principal. In case of difficulty, to use all the reasonable diligence in communicating with the principal. और अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, तो उस समय वो क्या क्या कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद रेपुटेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन बाय प्रिंसिपल। ध्यान से देखिए, अगर कोई जानबूझ के मटेरियल फैक्ट छुपाया जाता है, या एजेंट कोई ऐसी डीलिंग करता है
जो कि डिसएडवांटेजेस है प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसे रेपुटेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए डायरेक्ट बी टू सेल ए स्टेट। ए ने बी को बोला मेरी प्रॉपर्टी बेच दो। बी कौन है यहाँ पे? एजेंट। बी बाय द स्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ सी। बी ने वो प्रॉपर्टी खुद ही खरीद ली इन द नेम ऑफ सी। ए ऑन डिस्कवरिंग दैट बी हैज बॉट द स्टेट फॉर हिमसेल्फ। सी कोई फिक्टिशियस पर्सन है, उसके नाम पे उसने प्रॉपर्टी खरीद ली। ए को पता लगा कि बी ने तो प्रॉपर्टी अपनी खरीदी है। मे रेपुटेट द सेल इफ ही कैन शो दैट बी हैज डिसऑनेस्टली कंसील्ड एनी मटेरियल फैक्ट और दैट द सेल हैज बीन डिसएडवांटेजेस टू हिम। तो यहाँ पर ए के पास राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है अगर वो ये शो कर दे कि कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया गया है या सेल उसके लिए डिसएडवांटेजेस थी। ठीक है, ये दो बातें इसके अंदर लिखनी है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? इसके बाद नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट। इफ द एजेंट डील्स आउट ऑफ हिज ओन अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल्स अकाउंट, प्रिंसिपल मे कंपेल एजेंट टू गिव बेनिफिट्स बैक। बहुत बढ़िया एग्जांपल। A directs B, his agent, to buy certain house for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. और B ने वो अपने लिए खरीद लिया। तो यहाँ पर वो अपने अकाउंट से डील करने का मतलब ये नहीं अपने अकाउंट से पैसे दे रहा है, अपने अकाउंट से मतलब खुद ही ट्रांजेक्शन एंटर कर ली। A may on discovering that B has bought the house compel him to sell it to A at the price he gave for it. तो यहाँ पर ए कंपेल कर सकता है बी को कि भैया तूने गलत काम किया है, तूने जिस प्राइस पे घर खरीदा उस प्राइस पे मुझको दे। एजेंट ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। ये क्या है? देखिए, एजेंट के पास अगर कोई भी पैसा प्रिंसिपल का पड़ा हुआ है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी उसके एक्सपेंसेस कमीशन है वो काट करके वो सारा पैसा प्रिंसिपल को दे। सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन एज एग्रीड, द एजेंट इज बाउंड टू पे द प्रिंसिपल ऑल सम रिसीव्ड। यहाँ पर ये चीज ऐड कर लीजिएगा, थोड़ी मिसिंग है, ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन एज एग्रीड। समझ में आया? श्योर। तो ये आपने बेसिकली पढ़े ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। बहुत ही सिंपल, फटाफट इसको जो है आप एक बार तैयार करिए।